नमस्कार, जीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले घंटे में आज हम कुछ ऐसी बड़ी खबरें देखेंगे जिन पर चर्चा भी करेंगे और ये चर्चा अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ करेंगे। और आज सबसे पहले जो बात करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने चिट्ठी लिखी है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नाम, और उसमें खुले तौर पर उस खुली चिट्ठी में लिखा है कि वो हर मुद्दे पर, जो नीट पेपर लीक है उन पर भी वो संसद में जवाब देने के लिए तैयार हैं। और विपक्षी सांसदों को कहा जाए, सभी सदस्यों को, कि वो इसमें भाग लें। तो अमित शाह जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन लगता है कि विपक्ष को और विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को शायद मंजूर नहीं है कि सही ढंग से उस जवाब को सुना जाए और संसद की कार्यवाही को चलने दिया जाए। सबसे पहले इसी पर बात, और उसके बाद बात करेंगे कि वीर सावरकर के सम्मान का एक सवाल, एक प्रश्न पूछ लिया गया था, बस केरल सरकार भड़क गई, इस पर विवाद हुआ है, इस पर करेंगे बात। और साथ ही बात करेंगे हिमाचल में फ्रीबी के बदले भारी टैक्स, नया टैक्स कौन सा लगाया है, एक सेस लगाया है, वो हम आपको बताएंगे कि हिमाचल सरकार किस तरह से लगातार नए नए टैक्स लगाती जा रही है। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले इस समय जो हम शुरुआत करते हैं वो शुरुआत इस समय के ब्रेकिंग न्यूज से करते हैं। और ब्रेकिंग न्यूज जो इस समय है वो यही है कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। ये इस समय आप जो देख रहे हैं ये वही पत्र है जो गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है लोकसभा अध्यक्ष को। ये देखिए, पत्र की मूल प्रति जो है वो आप अभी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है लोकसभा अध्यक्ष के नाम कि आपको विदित है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सरकार की ओर से चर्चा के लिए सारी बातें कही हैं। ये टेलीविजन स्क्रीन पर आपको वही चिट्ठी दिखाई पड़ रही है जो लोकसभा अध्यक्ष को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लिखी है। आप देखिए, इसमें वो बिल्कुल कह रहे हैं कि मैं सारे मुद्दों पर, नीट परीक्षा लीक वाले मुद्दे पर भी संसद में बोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए संसद में माहौल भी हो, मेरे जवाब को, मेरी बातों को सुनने के लिए। ये देखिए, अनुरोध है कि आप विपक्ष से चर्चा पर आपसी सहमति से आज जिस समय भी कहेंगे मैं आकर के बयान दूंगा। ये पत्र लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इस पत्र में आप देखिए, हम आपको पूरा पत्र दिखा रहे हैं जो मूल प्रति है पत्र की, जो गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष को ये लिखी है। आप देखिए, उनको संबोधित करके श्री ओम बिरला जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा। उसमें जो पत्र की मुख्य बातें हैं वो ये है कि नीट मामले पर चर्चा कराइए, उसमें हम हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैं सारे सवालों का जवाब अभी शुरू कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं। चर्चा अभी शुरू कर सकते हैं। आप लोग शांति से बैठेगा, आप लोग शांति से बैठेगा, हम लोग अभी इसी वक्त चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी वो रुके हुए हैं, कल से रुके हुए चर्चा के लिए, तुरंत शुरू कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि वो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा है सदन के सामने कि आपको जो एक चिंता है या नीट की परीक्षाओं को लेकर के चर्चा चाहिए और उस पर गृह मंत्री जी का जवाब चाहिए। तो आज स्पष्टता आ गया कि ये नहीं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी, सरकार इस बात के लिए तैयार है कि आप इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ कर दें। मैं चेयर से कहना चाहता हूं कि जब सरकार इस पर तैयार है, आप माननीय गृह मंत्री जी जिसे जवाब चाहते हैं, तो आई थिंक सो फिर तो सदन में सहमति बन गई। सदन में अब कोई डेडलॉक होना नहीं चाहिए। आपकी मांग थी कि माननीय गृह मंत्री जी इस चर्चा पे जवाब दें। लगातार सदन कई दिन तक आपने बाधित रखा, तो जब लगातार केवल ओनली राइट फ्रॉम 2-3 weeks you were demanding only कि होम मिनिस्टर शुड रिप्लाई एंड ही शुड पार्टी। नहीं, अब अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है तो मैं केसी वेणुगोपाल जी चाहता हूं कि सरकार तैयार है। नहीं, आपकी क्या राय है? सरकार तैयार है, अगर चर्चा चाहते तो उनको कहिए। गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन एंड होम मिनिस्टर इज नाउ सिटिंग, ही इज रेडी टू रिप्लाई इवन ऑन एवरी पॉइंट। तो मैं, अगर आप चाहते हैं कि सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया, क्यों माननीय सांसदीय के लिए आपने एक फिर से पूछ ली संसदीय कार्य मंत्री जी। सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है, जितने
जितना भी जो आप वेल में आकर के हंगामा कर रहे हैं, अभी आप अपने अपने सीट पे चले जाइए। हम लोग चर्चा अभी आरंभ करने के लिए तैयार हैं। बस आप कुर्सी पे चले जाइए, अपने अपने डेजिग्नेटेड सीट पे चले जाइए। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ और 2-3 दल जुड़े हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संपूर्ण सदन का मेजोरिटी 80% इस सदन के मेंबर चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा के लिए अभी भी हमारे पास 2 दिन बचे हैं मानसून सत्र, और 2 दिन में हम चाहते हैं कि अभी चर्चा शुरू किया जाए। हम लोग बैठे हैं, आप लोग अपना अपना कुर्सी में जाइए, नहीं तो आप लोग पहले दिन से डिस्कशन के लिए मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट का मांग कर रहे हैं। हम जब पूरा तैयार करके आए हैं, आप फिर भाग रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। हमारा 2 दिन बचा है, प्लीज 2 दिन को नुकसान मत कराइए। हम लोग 2 दिन बचा हुआ है, इसको हम छात्रों के नाम हम लोग पूरा समर्पित करेंगे और हम चर्चा करेंगे। अब अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं, बेनी बेनन जी, काइंडली यू लिसन मी repeatedly, twicely, what Parliamentary Affairs Minister has said on the floor of the House. वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम तत्काल चर्चा करनी, आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते, तो इससे साफ है कि फिर किस लिए सदन बाधित हो रहा था। अगर सदन में अखिलेश जी या केसी वेणुगोपाल जी आप इसकी चर्चा की मांग कर रहे थे और संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि आप चर्चा, हम इसी समय से तैयार हैं चर्चा करने के लिए, तो आखिर इससे साफ है कि हम इस पे तैयार हैं। लेकिन बार बार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री के आग्रह के बावजूद भी आप इस पे गृह मंत्री का जवाब नहीं चाहते। माननीय गृह मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके द्वारा जो भी सदन में बहुमूल्य बिंदु उठेंगे, एक एक बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। आप उसको सुनिए, आप भी भाग लीजिए और फिर आप उसको सुनिए। नहीं, ये फिर तो नहीं होता है। आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर ये तरीका थोड़ी है माइक बना करके, नहीं, आप चर्चा के लिए तैयार है तो सभी माननीय अखिलेश जी, सभी माननीय सदस्यों को, अखिलेश जी, केसी जी, आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग कि इसको वैकेट करा दीजिए, चर्चा मैं शुरू करा देता हूँ, मैं चर्चा प्रारंभ कराता हूँ, लेकिन आप सदन का बिल आप खाली करिए। मैं तैयार हूँ, अखिलेश जी, केसी वेणुगोपाल जी, सब लोगों को आप मतलब समझे, महासचिव जी, Sir, I have to report 3 messages received from Rajya Sabha regarding election of 1 member from Rajya Sabha to the Committee on Public Undertakings, election of 2 members from Rajya Sabha to the Committee on Public Accounts, and election of 10 members from Rajya Sabha to the Committee on the Welfare of Other Backward Classes. कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 13 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सीधा प्रसारण आप लोकसभा से देख रहे थे और वही बात जो गृह मंत्री अमित शाह ने जो खुली चिट्ठी लिखी लोकसभा अध्यक्ष के नाम की, हर मुद्दे पर, नीट पेपर के मुद्दे पर भी जवाब देने के लिए तैयार हूं, संसद तो चलाया जाए, उसी की कोशिश इस समय लोकसभा में हो रही थी, लेकिन चला नहीं। कल तक के लिए स्थगित कर दी गई लोकसभा। जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने बार बार अपील की, जो पीठासीन पदाधिकारी जगदम्बिका पाल थे, उन्होंने बार बार विपक्ष से अपील की, लेकिन चला नहीं। संसद कल तक स्थगित हो गया, तो ये गतिरोध बना हुआ है। तो आखिर संसद में दिखाई पड़ गया होगा कि चर्चा से कौन भाग रहा है। दरअसल पिछले 17 दिनों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी लगभग हर दिन प्रदर्शन कर रही है, लेकिन चर्चा में हिस्सा लेने को तैयार नहीं है। ये अभी भी आपने देख लिया। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में जारी गतिरोध पर अमित शाह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष तैयार हो तो सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है। ये वही बातचीत जो आप मीडिया से उन्होंने की थी, और चिट्ठी जो लिखी है वो तो हमने आपको बताई दी। उन्होंने कहा, मैं किसी भी चर्चा का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि सदन के अंदर चर्चा हो। अमित शाह ने कहा कि आज दोपहर 3 बजे से लेकर कल दोपहर 3 बजे तक का वक्त है, विपक्ष तैयार हो तो चर्चा करा दे, हम जवाब देंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि वी डू नॉट केयर
ऐसा जवाब राहुल गांधी ही दे सकते हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। संसद के अंदर और बाहर कांग्रेस पार्टी अमित शाह के जवाब की मांग करती है, लेकिन अब राहुल गांधी को चर्चा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने साफ साफ कह दिया है कि हमें अमित शाह के लेक्चर देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी हैं कौन? इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार चुना है। अमित शाह भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, उनके नहीं सुनने से क्या फर्क होगा? गृह मंत्री ने कहा कि संसद में चर्चा के लिए नियम और प्रक्रिया तय है। इतने गंभीर मुद्दे पर सिर्फ एक बयान देकर चर्चा नहीं हो सकती। संसद में किसी भी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होती है और सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि जो सवाल राहुल गांधी रोज संसद के बाहर उठाते हैं, वही सवाल वो सदन के अंदर भी मजबूती से रख तो सकते हैं, लेकिन उन्हें सदन में चर्चा नहीं करनी है। दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों के मुद्दे पर सरकार सदन में चर्चा कराने के लिए तैयार है। यह बात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू लगातार कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। मकसद उन्हें इस चर्चा से ज्यादा हेडलाइंस की चिंता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज के बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन रांची में 17 दिनों से धरने पर बैठे प्रतियोगी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में नहीं आती है क्या? इस दोहरे रवैये के बाद भी अगर विपक्ष छात्रों के हितैषी होने का दावा करता है तो इसे हिपोक्रेसी के अलावा भला क्या समझा जाएगा? तो चिट्ठी तो गृह मंत्री ने लिखी है, उससे पहले मीडिया से बात भी की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। तो आपने गृह मंत्री की बात सुन ली, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि कोई भी अमित शाह का लेक्चर नहीं सुनना चाहेगा। So the question is not whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. तो राहुल गांधी के इस रवैये पर और इस बयान पर भाजपा के नेता निशिकांत दुबे ने तीखा पलटवार किया। राहुल गांधी हैं कौन? ये प्रजातंत्र है। इस प्रजातंत्र में जनता ने तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय गृह मंत्री जी को गृह मंत्री बनाया, अमित शाह जी को। तो लेक्चर तो सुनना पड़ेगा। राहुल गांधी कौन है? जनता को जाकर पूछिए। वहीं भाजपा नेता और सांसद जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी की झारखंड विरोध प्रदर्शन पर चुप्पी को लेकर सवाल उठाए। गोल पोस्ट न चेंज करें। राहुल गांधी इस बात का जवाब दें कि जब एक तरफ गृह मंत्री से जवाब चाहते थे सदन में और दूसरी तरफ रांची पे जिस तरीके से छात्रों पे शांतिपूर्ण ढंग से उन पे हमला हुआ, उनकी चोटें आई वाटर कैनन से लाठीचार्ज लेकर के, और उस पर चुप्पी साध रखा। सदन शुरू होते ही सदन में हंगामा शुरू कर देते, पूरे मानसून सत्र को नहीं चलने दिया। कौन जिम्मेदार? ये दोहरा चरित्र जिस तरीके से उनका बेनकाब हो रहा है। जब गृह मंत्री सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं, फिर सदन क्यों बाधित कर रहे हैं? कांग्रेस की नेता और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मीडिया की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए। छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पेलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस, आप लोगों की तरह। जिस तरह से आप चुप बैठते हैं हम भी चुप बैठे, ये चाहते हैं आप? मीडिया से भी आपत्ति है। बहरहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इसी खबर पर बड़ी चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, उनसे आपका परिचय भी कराएंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। जरा सोच के देखिए,
आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया कि जो संसद में जो कुछ चल रहा है उसकी सीधी चीजें भी आपको दिखाई, लाइव भी दिखाया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से बोलकर लिखकर कहा है कि हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन विपक्ष अब भाग रहा है क्या, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। साथ में दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो कि कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बातें भी रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। साथ में हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक संसद भवन से और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मैं सीधे पहले कुमार आलोक के पास चलता हूं। कुमार आलोक, अभी हम सीधी तस्वीरें दिखा भी रहे थे, लाइव भी दिखा रहे थे, कल तक के लिए स्थगित है, लेकिन गृह मंत्री ने कहा है कि आज के 3 बजे से लेके कल के 3 बजे तक का समय है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, आ जाइए, हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो जिन चीजों की मांग विपक्ष करता रहा उसको लेकर के सदन को बाधित करता रहा, अब कहते हैं कि हु केयर्स, नोबडी इज बॉदर। मतलब ये तो फिर विपक्ष के ऊपर ही सबसे ज्यादा सवाल उठेगा कि फिर आपने 17-18 दिनों तक ये बर्बादी की क्यों? जी बिल्कुल सही कहा आपने लालचंद जी। अगर आप देखें इस पूरे सत्र को आप देखें राजनीतिक नज़रिए से, तो आप जिस दिन सत्र शुरू हुआ उसी दिन छात्रों का वहाँ प्रदर्शन था जंतर मंतर पे, और जो भी पुलिस बल का प्रयोग हुआ, चाहे जिस तरीके की डिमांड अपोजिशन की ओर से हुआ कि वहाँ जाती हुई छात्रों के साथ, तो एक संसद को उसी दिन से बाधित करना शुरू किया। और पहली डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना, पहले हुआ कि चर्चा इस पर किया जाए, नीट पेपर लीक पर, सरकार मान गई, चर्चा हुआ। चर्चा का जब जवाब देने संबंधित मंत्री जब आए, तो जो विपक्ष के जो भी लीडर्स थे उन्होंने वॉकआउट किया। उसके बाद उनकी डिमांड हुई कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया जाए इस मुद्दे पर। वहाँ भी नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान जी, जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया। उसके बाद फिर हुआ कि नहीं, अब हम चाहते हैं कि राम मंदिर जो चंदा विवाद मामला है उस पर चर्चा हो, और परीक्षा जिस तरीके से छात्रों पर कार्रवाई पुलिस की हुई है, बुलेट का प्रयोग किया गया, AK-47 का प्रयोग किया, इन सारी चीज़ों को लेकर के वहाँ की गृह मंत्री आकर सदन में स्टेटमेंट दे, जवाब दे। अब उस पर भी सरकार तैयार हो गई, क्योंकि आज गृह मंत्री ने चिट्ठी लिखी है स्पीकर को। इसके अलावा आज उन्होंने मीडिया को बाइट भी दिया था दोपहर के करीब में कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। और अभी 3 बजे, क्योंकि 2 बजे तक विधायी कार्य थी, 2 बजे के बाद बिल भी पास हुआ, माइनिंग एंड माइंस बिल भी पास हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 बजे से अगले दिन तक 3 बजे तक हम लगातार इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और एक सदस्य जो इस चर्चा में भाग लेंगे, यानी विपक्ष के जो भी सदस्य इस चर्चा में भाग लेंगे, हम एक सदस्य के कठिनाइयों का, उनके जो मांग है, उनके डिमांड्स है, उस पर हम जवाब देंगे। लेकिन और उन्होंने फिर बजाबता उन्होंने चिट्ठी भी लिखी। चिट्ठी लिखने के बाद उसके बाद अपोजिशन की तरफ से भी चिट्ठी जानी चाहिए थी स्पीकर को। लेकिन आपने जैसा कि देखा लाइव प्रसारण में, आपने देखा कि किस तरीके का ऑडियो लुक एक बार फिर विपक्ष ने दिखाया, और सदन को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास, लौटूंगा थोड़ी देर में। विनोद जी, जिस तरह से कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया और हम लगातार दिखा भी रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खोल करके, खुले तौर पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि आइए और मुद्दों पर बात करते हैं और मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। इसी की मांग हो रही थी, अब इसी से भाग रहे हैं, तो सवाल तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष पर उठेगा कि इतने दिनों की बर्बादी, इतने पैसे की, इतने समय की बर्बादी क्यों कर डाली, अगर आपको जवाब नहीं चाहिए था गृह मंत्री अमित शाह से। लाल जी, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में, खास करके लोकसभा में का जो ये नजारा है, उसे आज शायद देश देख रहा है जी। और देश ये भी देख रहा है कि एक प्रतिपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी का एरोगेंस भी देख रहा है।
वो एरोगेंस भी देख रहा है कि 17 दिन से लगातार पार्लियामेंट किस तरह से एक ईगो के, एक प्रतिपक्ष के नेता के अहंकार के कारण पूरा सदन जो है की चर्चा जो है वो किस तरह से वहां एकदम दरहम बरहम हुआ है। बिल्कुल। आप ये देखिए कि 17 दिन से लगातार हम लोग पार्लियामेंट में सुबह से देख रहे हैं ये नजारा। कांग्रेस के सांसद सीधे प्ले कार्ड लेके, बड़े बड़े बैनर लेके, अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, अमित शाह भगोरा है, अमित शाह क्या है, क्या गृह मंत्री के लिए वो एक तरह से अमर्यादित भाषा में लिख रहे थे। उस पर उन्होंने दुख भी व्यक्त किया। ऑब्वियसली एक देश के गृह मंत्री के लिए आप किस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये सिर्फ राहुल गांधी से ही ये सुना जा सकता है या कांग्रेस पार्टी से ही समझा जा सकता है। इसके बावजूद भी अगर आपको लगातार 3 दिन से लगातार केंद्रीय जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो बार बार कह रहे हैं कि अगर सदन चलने दे आप तो गृह मंत्री आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी का जवाब होता है कि हम अमित शाह के लेक्चर सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप लेक्चर सुनने के लिए तैयार नहीं है तो ये देश की संसद आपकी नहीं है। ये देश की संसद और देश के 140 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को बनाया है, तीसरी बार के लिए बनाया है। आप कौन होते हैं ये डिक्टेट करने वाले? नहीं बनाया, आपके लेक्चर सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के सवाल पूछना आपका एक हक है। संसद में संवैधानिक प्रक्रिया में प्रतिपक्ष के नेता को भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप सवाल पूछिए, जवाब सरकार को देना है, और इसके बदले में आप सिर्फ बाहर में कटआउट लेके घूमेंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे रोज, लेकिन आप सदन में नहीं जाएंगे। आप सदन में सवाल पूछने के नाम पे कहेंगे कि हम अमित शाह के गृह मंत्री का हम लेक्चर नहीं सुनेंगे। हु केयर आप कहेंगे, वी डोंट केयर कहेंगे। अरे आपके केयर करने से, आपके केयर नहीं करने से अमित शाह गृह मंत्री है, आपकी मर्जी और दया पे है कि देश के 140 करोड़ लोगों ने तीसरी बारी सरकार को बनाया है। ठीक, क्या एरोगेंस है भाई? ये एरोगेंस देश देख रहा है, ये जनता देख रही है कि भाई डेमोक्रेसी को आप पॉकेट में संविधान रखते हैं और यहां संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। ये छात्रों के एक आंदोलन पे बिल्कुल क्या पुलिस बल की कार्रवाई थी? अगर पुलिस बल की कार्रवाई जंतर मंतर में थी तो अभिव्यक्ति की आजादी थी, और वो पुलिस कार्रवाई अगर वहां झारखंड में रांची में बड़बड़ तरीके से रात में 9 बजे वहां लाठीचार्ज होती है तो वो क्या था भाई? बिल्कुल, चर्चा तो ये दोहरे आप मापदंड तो छात्रों नहीं पे हो करिए। सकते। ठीक है। दुष्यंत नागर जी, अमित शाह का लेक्चर कौन सुनेगा? हु केयर्स? नमस्ते सर। तो फिर लेक्चर नहीं सुनना था तो ये क्यों बर्बाद किया? लेक्चर अगर नहीं सुनना था, अमित शाह को अगर नहीं सुनना था, तो ये समय, ये पैसा, ये सब कुछ की बर्बादी क्यों किया गया? ये हु केयर्स कह करके क्या देश की जनता ने 2024 में 99 सीट इसी के लिए राहुल गांधी जी को दी थी कि आप नेता प्रतिपक्ष बन करके इस तरह का तमाशा खड़ा करेंगे और इस तरह से संसद को बाधित करेंगे और कहेंगे कि हु केयर्स, और लेक्चर नहीं सुनना है? आप तय करेंगे कि कौन कैसे बोलेगा। देखिए, विनोद मिश्रा जी धमका रहे नेता प्रतिपक्ष को। ये मेरी क्या औकात धमका रहे नहीं है। क्या मैं धमका देश रहे का हैं? एक जनता हूं, एक वोटर हूं। क्या धमका रहे हैं नेता प्रतिपक्ष को? नेता प्रतिपक्ष किस तरह से प्रधानमंत्री से लेकर सबको तू तड़ाक करते हैं, और फिर अब बीजेपी के लोग भी उसी स्तर पर कहां ले जाइएगा इस देश की राजनीति को? कहां बताइए? जवाबी तौर पर बीजेपी के लोग भी तू तड़ाक, राहुल गांधी तू भाग मत, ये कह रहे हैं, क्योंकि आप उन्होंने प्रधानमंत्री तक के लिए तू तड़ाक लगातार इस्तेमाल किया। कहां ले जाइएगा इस देश की राजनीति को? सर अवसर दे दीजिए बोलने का, 20 सेकंड का ज्यादा तो हमें मिलेगा नहीं। आप तो विनोद मिश्रा जी के ऊपर टूट पड़े, मतलब तो शुरू होते ही विनोद मिश्रा जी के ऊपर टूट पड़े मुद्दे पर जवाब देने के बजाय। मिश्रा जी के ये जो व्यक्तित्व लगातार दे रहे हैं कि तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री चुना, नहीं चुना है क्या? नहीं चुना है। खंडन करता हूं, 240 सीट 303 से घट के रह गई। और तो 99 सीट वाले को चुना है लोगों ने। सर 99 सीट वाले को चुना है, वो 240 बाकी पूरे विपक्ष से ज्यादा है। और 240 नहीं कहिए, 293 कहिए, क्योंकि एनडीए को, सत्ताधारी पार्टी को लोगों ने 240 नहीं 293 सीटें दी थी। सर मुझे माफ करिए लालचंद जी, मैं आपका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन भाजपा ने 400 मांगी थी, बीजेपी ने 140 करोड़ से मांगी। आप आइए इस पर कि राहुल गांधी ये रवैया क्यों अपनाए हुए हैं? फिर इन्होंने बैसाखियों पे खड़े होके सरकार बनाई है, समर्थकों के दम पे सरकार बनाई है। हट जाए तो पहली लेकिन बात तो अनिरुद्ध प्रताप जी ने इस तरह से अपने उन दोनों बैसाखियों को रखा ना
कि आपके मंसूबे अभी तक तो पूरे नहीं हुए। खैर बोलिए, राहुल गांधी जी इस तरह का रवैया क्यों अपना रहे हैं? क्यों देश का समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं? राहुल गांधी जी तो छात्रों की बात को रख रहे हैं। वो कहां तो वाले जरिया छात्रों की? है। रांची वाले छात्रों? युवा की आवाज को संसद में पहुंचाने का वो एक माध्यम है। हाँ। जो प्रत्येक नेता प्रतिपक्ष का दायित्व, जिम्मेवारी है। वो देख रहे हैं, वो विरोध के स्वर को, विपक्ष के नाराजगी के स्वर को देश की संसद के समक्ष रखे। तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है भाई? बुरा मानने की बात ये, बुरा मानने की बात है कि अगर रख लेते तो अच्छा रहता। नेता प्रति ना रखे ना रखने दिए, चले गए, भाग गए, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। अरे गृह मंत्री को किसी ने रोका? अब तो ये लोग पलट के कह रहे कर देते, कल ही कर देते, राहुल गांधी तू भाग मत, ये लोग अब पलट करके कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जी ने तू तड़ाक करके इस तरह की चीजें की। नहीं है, राहुल गांधी बब्बर शेर है। तो शेर है, गांधी का बेटा बब्बर शेर है तो वो बब्बर शेर सदन के अंदर दिखना चाहिए हर परिस्थितियों का। हम लोग गांधी को, अम्बेडकर को मानने वाले हैं। हम लोग जमीन पर लड़ने वाले लोग हैं। अम्बेडकर को और गांधी को मानते तो लोकतंत्र को मानते, संविधान को मानते, संसद को मानते, सदन के अंदर की कार्रवाई को मानते, कार्यवाही को नहीं मान रहे हैं आप लोग। ये दिखाई पड़ रहा है। देखिए, 3 मुख्य मांगे थी श्रीमान जी, मैं आपको बता दूं। बता दीजिए। पहली थी प्रधानमंत्री माफी मांगे गोली के किस बात के लिए? जो बच्चों पे गोली चलाई गई है, किस बात के लिए? राम मंदिर के चंदा चोरी के ऊपर चर्चा हो, और तीसरा गृह मंत्री चंदा चोरी से प्रधानमंत्री का क्या लेना देना है? गोली चलाने से गोली, एक तो गोली चली नहीं है, लेकिन अगर कोई सुरक्षा बल ने कार्रवाई की तो उससे प्रधानमंत्री का क्या लेना देना है? सीधा लेना देना है, सीधा लिंक है। सीधा लेना देना है तो हेमंत सोरेन सरकार से समर्थन वापस ले लीजिए। अगर सीधा लेना देना होता है तो लेंगे। देखिए, अभी तक कुछ बोला तक नहीं, समर्थन क्या वापस लेंगे? अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, छात्रों की बात को नहीं मानेगी तो कमेटी का गठन अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, अब जब जिस तरह से जो रवैया अपना रखा है, जाहिर सी बात है इसमें उम्मीद तो बनती नहीं कि कल 3 बजे तक भी कोई चर्चा हो जाए। ऐसे में आप लोगों ने भी बिल्कुल खुली चुनौती दे दी पिछले 2 दिनों से, बिल्कुल जो है वहां सीधे एकदम आमने सामने हो गए। एकदम क्रिस्टल क्लियर है, राहुल गांधी विल हैव टू लिसन, वी डोंट केयर हु आर यू। आप हैं कौन भाई? आप लीडर, आपकी पॉलिटिकल हैसियत ये है कि आप उधार का सरनेम लेके घूम रहे, आपकी पॉलिटिकल राजनीतिक हैसियत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तो वो है ना, और यही तुम्हारी पॉलिटिकल हैसियत है, तुम सुनने के लिए नहीं हो। जिसको पूरे देश ने चुना है प्रधानमंत्री, तीसरी बार चुना है, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री चुना है। अरे तुम रायबरेली से भाई भाग, तुम वहां गए अमेठी से भाग गए, वायनाड जाते हो, वायनाड से भागते रायबरेली जाते हो, केवल अपने माँ बाप की बदौलत तुम चुनाव लड़ते हो और वहां पे सीटें पाते हो, और उसके बाद दूसरी पार्टियों के ऊपर आप जीवित रहते हो। राहुल गांधी कौन होता है भाई? राहुल गांधी की हैसियत, पॉलिटिकल हैसियत क्या है? क्या कह रहे हैं दुष्यंत जी? सद्दाम हुसैन जैसी दाढ़ी रख के अपना पॉलिटिकल हैसियत बता रहा हो व्यक्ति। दुम दबा के भाग मिलकर भाग खेल रहा है वो दुम दबा के भागा है पार्लियामेंट में, भाग मिलकर भाग कर रहा है वो पॉलिटिकल हैसियत बता रहा है, पॉलिटिकल हैसियत बता रहा है। नहीं लड़ सकते, ये पॉलिटिकल हैसियत बताने की बात को दे दिए होते तो टिकट किसी दलित को दिए, अपनी बहन प्रियंका वाड्रा दिए। आज वो झारखंड से भाग रहा है, झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर दबाव बना रहा है कि भाई तुम लाठी चार्ज करो तो लाठी चार्ज करो, चाहे गोली मारो, चाहे जैसे करो, क्योंकि उनकी गूंज सुनाई नहीं पड़ रही है। राहुल गांधी की कहीं कोई गूंज नहीं सुनाई पड़ रही है। राहुल गांधी तो भाग मिलकर भाग खेल रहा है। 1942 राहुल गांधी केवल भाग मिलकर भाग खेल रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा वो। और फ्रस्ट्रेशन में शहीद हुआ नहीं है। ठीक है, रुकिए, अब आप दोनों रुक जाइए, मैं जरा कुमार आलोक के पास एक बार फिर से चलता हूं। कुमार आलोक रुक जाइए, दुष्यंत जी रुक जाइए, दुष्यंत जी रुक जाइए, पहले जरा अनिरुद्ध जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर कुमार आलोक। अनिरुद्ध जी बोलिए। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेट होके केवल वो अपनी बातों की इधर उधर कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग बहुत इज्जत करते थे, राहुल गांधी जी कहते थे, हम नेहरू जी कहते थे, लेकिन ये व्यक्ति अपनी हैसियत भूल गया कि पॉलिटिकल हैसियत इस व्यक्ति की क्या है। एक टाइम भीख मांग रहा था, 40 सीट इसकी आई थी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए, ये गिड़गड़ा रहा था लोगों के सामने, इनकी मां नहीं राजनीतिक पॉलिटिकल तू तलाक की बात करिए, तू तलाक की बात करिए। हम तो सबसे कह रहे हैं, लेकिन जब कोई हैबिचुअल ऑफेंडर प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए तू तड़ाक लगातार करेगा तो फिर स्तर गिर जाता है। जननायक जिन्हें लोग जिसका बाप कादरी मां कादरी, हिंदू
जननायक का नारा बिहार में दिया था, बिहार इलेक्शन में, मुझे याद है इसी बार बिहार के इलेक्शन में जननायक का नारा आया था। जननायक कहाँ चले गए? कुमार आलोक रुकिए, आप दोनों रुकिए जरा, रुकिए दोनों रुकिए, रुक जाइए, फिर चुनाव में देखते हैं। चुनाव में बिल्कुल आजमा लीजिएगा दो हाथ, देख लीजिएगा जनता ने किसको क्या दिया। ठीक है, कुमार आलोक बताइए, संसद में क्या आज से लेकर के जो गृह मंत्री ने कहा कल 3 बजे तक कुछ हो सकता है, कुछ उम्मीद रखें चर्चा की? एक तो ये बताइएगा, दूसरा एक एंगल ये भी मुझे बताइएगा कि जो रवैया नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरे 17-18 दिन अपनाए, इसको लेकर के विपक्ष के कुछ सारे सांसद इस रवैये से सहमत हैं, या उनमें से कुछ सांसद ये भी सोच रहे हैं कि नहीं, संसद चलने देना चाहिए था, चर्चा होने देनी चाहिए थी, या अब कम से कम गृह मंत्री कह रहे हैं तो अब कम से कम चला लें, या सबकी राय, सारे विपक्षियों की यही राय है या अलग राय भी है? देखिए, अगर हम राहुल गांधी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो राहुल गांधी एक तरह से अभियान चला रहे हैं। छात्र गूंज कार्यक्रम जो उनका हो रहा है, कोटा में हुआ था, देहरादून में हुआ था और प्रयागराज में हुआ था, तो वो उसका चैंपियन बनना चाहते हैं और वो और उसका क्रेडिट वो खुद लेना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अखिलेश यादव है, उनकी समाजवादी पार्टी है, वो चंदा चोरी को लेकर के, चंदा विवाद को लेकर के वो चाहते हैं कि हम लाइमलाइट में आए, क्योंकि यूपी में चुनाव है और इस मुद्दे को वो भुनाना चाहते हैं, इसलिए उसको लाइमलाइट में रखना चाहते हैं। तो ये आपस में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच एक आप कह सकते हैं कि विवाद भी है और कहीं ना कहीं इनके साथ रिश्ता भी है। तीसरी चीज, अभी नागर साहब कह रहे थे कि उतने दिन से क्यों नहीं कह रहे थे, अब सरकार क्यों नहीं कह रही थी कि हम चर्चा कराएंगे? नहीं, अमित शाह का आज स्टेटमेंट आया, लेकिन इसके पहले 5 दिनों से लगातार, 6 दिनों से लगातार किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार है, चर्चा कराने के लिए तैयार है। आप लोग जब आप चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे तो अमित शाह संसद में आगे क्या करेंगे? वो शोरगुल में वो क्या करेंगे आकर? उसी तरीके से जेपी नड्डा भी बार बार दोनों सदनों में रिक्वेस्ट कर रहे थे 5 दिन से 6 दिन से कि भाई गृह मंत्री तैयार है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष का अड़ियल रुख जारी रहा। कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनकी पार्टी तो है, दूसरी तरफ अखिलेश जी की पार्टी का जिक्र कर दिया कुमार आलोक ने। विपक्षी पार्टियां और विपक्षी सांसद तो और भी भारी संख्या में है ना, उन सभी लोगों की राय अगर सुनिएगा तो उनको लगता है खामखा गुड़ गोबर कर दिया। विनोद जी, जिस तरह से ये कटुता जो है, इस कटुता की वजह से संसद नहीं चल पा रहा और भाषा का भी स्तर गिर रहा है। लाल जी, एक्चुअली ये क्रेडिट लेने की होड़ मची है। राहुल गांधी संसद के इस लोकसभा का जो मानसून सत्र है उससे पहले लगातार 20-22 दिन तक विदेश में थे जी, आपको याद होगा। हाँ, उसकी वजह से गूंज एक दो जगह कैंसिल भी हो गया था। नागर साहब को पटना वाला गूंज कैंसिल हो गया था इसी वजह से। वो जवाब आपको अनिरुद्ध जी देंगे। अरे आपका जवाब देने के लिए नागर साहब अभी आप सुनिए ना, आप तुरंत उबल जाते हैं नागर साहब, तुरंत उबल जाते हैं, आपको मैं फैक्ट तुरंत उबल जाते हैं। ये दोनों बातें फैक्ट है कि वो विदेश में थे। पहली बात, उनका गूंज प्रोग्राम पटना वाला कैंसिल हुआ था, ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है। आए थे तब तक जंतर मंतर पर महफिल सज चुका था और अरविंद केजरीवाल उस महफिल को लूट लिया था। अब राहुल गांधी को इस देश का जो जेनजी के नाम से, अब एक मिनट सुन लीजिए, आपका मैंने बहुत सुना, सुनिए ना नागर सर सुनिए, फिर आपको मैं मौका दूंगा। नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने आपका बहुत सुना है। नहीं, मैं इनको सत्य नहीं बोलने दूंगा। नहीं, अब रुकिए, ऐसे नहीं, पार्टी ने क्रेडिट लेने की कोशिश की, वो कॉकरोच पार्टी के उसके धरने के और उसमें सारी चीजों का वो क्या खेल हुआ मुझे उसमें नहीं जाना। वो शशि थरूर ने बोल तो दिया, मुझे उसमें नहीं जाना, लेकिन सवाल यह है इंपॉर्टेंट कि राहुल गांधी उस दिन से खींच में है। आप जब ये अपने यहां कहते हैं अपने यहां गांव में कि पछता रोटी खाए हो क्या, तो ये राहुल गांधी को ये लग रहा है कि ये मौका जो था कि छात्र मेरे पीछे आंदोलन करते, ये ऐसा हो नहीं पाया। और राहुल गांधी, आपको याद होगा कि इसमें कॉकरोच पार्टी के इस आंदोलन में एक दिन भी नहीं गए जंतर मंतर पे, जबकि वहां पे आप देखिए कि खुद वो तैयार थे धरना तोड़ने के लिए कि राहुल गांधी अगर आए तो वो धरना भी तोड़ सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए वहां पर। ठीक है। और इसके बाद आप देखिए कि जिस तरह से राहुल गांधी छात्र और छात्रों की गूंज किए जा रहे हैं, ये बड़प्पन होता कि राहुल गांधी अगर रांची में जाते और वहां भी छात्रों की गूंज करते। आप सिर्फ गृह मंत्री को अमर्यादित भाषा कह के, आप उनको अपमानित करके, आप सदन में उनकी चर्चा नहीं सुन के आप जननायक और छात्र नेता नहीं बनेंगे सर, नहीं हो सकते। जब आप इस देश के छात्रों का, इस देश के जेनजी का, जब तक उस बात को, उस चीज को आप महसूस नहीं करेंगे,
आप प्रयागराज में कर लीजिए, आप वहां कोटा में कर लीजिए, ये इवेंट से नहीं काम चलता है, नेता बनना पड़ता है। दुष्यंत जी जवाब दीजिए। देखिए राहुल जी जननायक हैं, ये इलाहाबाद में कोटा में जिस तरह से युवाओं ने आके समर्थन दिया, लाखों लाख की संख्या में आके, और जिनको आप अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं ना विनोद जी, 25% मतदाता है जैन जी, इस सत्ता को पलट के रख देगा। ये 240 झारखंड में बोल रहा है पलट देगा, वाली है झारखंड में वही असली वाला जैन जी बोल रहा है जो ना गालीबाजी कर रहा है ना गुंडागर्दी कर रहा है। अनुरुद्ध प्रताप जी बोलना चाह रहे थे, अनुरुद्ध जी बोलिए। झारखंड की सरकार गरीब किसान मजदूर वो दिख रहा है सर, आपके कोटे के मंत्री उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री की हत्या करना चाहते थे, मुख्यमंत्री और उनके परिवार के। कांग्रेस के कोटे के मंत्री बोल रहे हैं। अनुरुद्ध प्रताप हाँ जी, देखिए हम लोग कभी भी राहुल गांधी को तू तड़ाक इस तरीके की भाषा कभी नहीं प्रयोग करना चाहते, लेकिन इन लोगों ने इतना नीचता का स्तर कर दिया, कभी प्रधानमंत्री को, कभी हमारे मंत्री को, मतलब इस तरीके से भाषा का प्रयोग, क्योंकि इनकी खींच से गए, फ्रस्ट्रेट हो गए। फ्रस्ट्रेशन ऐसे हुआ कि प्रयागराज में गए ये, जो व्यक्ति इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा होगा उससे पूछ लीजिएगा, क्वालिफाइंग स्पीच होती 10 से 20 हजार बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। इनका तो एक पैरोकार पेपर उसने बढ़ा चढ़ा लिखा होगा कितना कि 5000 लोग आए, मतलब आप प्रयागराज में अगर 10,000 लोग 5000 आ जाते हैं, जाम लग जाता अगर बच्चे आ जाते हैं, लेकिन पता चलता 200 लोग भी नहीं आए। तो ये चीज जो इनके अंदर भीड़ आई वो झारखंड के अंदर बच्चों को पिटवाते हैं। आप माननीय गृह मंत्री बोलते हैं, शुक्रिया इस उम्मीद के साथ कि जो संसद का समय बचा है उसमें कम से कम कर लीजिए, बात कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए। जेनजी इंतजार कर रहा है संसद की बातें। शुक्रिया, सब पर बात कीजिएगा, दिल्ली से लेकर रांची तक बात कीजिएगा। शुक्रिया कुमार आलोक जुड़ने के लिए, शुक्रिया दुष्यंत नागर जी, शुक्रिया अनिरुद्ध जी और विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में, बड़ी बहस में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि केरल में वीर सावरकर को लेकर एक सही सवाल, सच वाला सवाल एक शिक्षक ने पूछा तो उनको सस्पेंड कर दिया, विवाद बढ़ गया। करेंगे इस पर बात ब्रेक के बाद। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए, पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। स्वागत ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर इस वक्त, और ब्रेक के बाद हम वही बात करेंगे जो हम बताए थे। आप ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि सावरकर, वीर सावरकर को लेकर एक शिक्षक ने एक सवाल पूछा क्विज में और भड़क गई केरल सरकार। रिपोर्ट देखिए पहले। केरल में वीर सावरकर से जुड़े एक क्विज विवाद पर और शिक्षक के निलंबन पर भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। भाजपा ने चेतावनी दी है कि स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान और तुष्टीकरण की राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घटना क्या है? दरअसल केरल के कासरगोड जिले में एक स्कूल शिक्षक गुरु प्रसाद को फ्रीडम क्विज के दौरान वीर सावरकर से जुड़ा एक सवाल पूछने के आरोप में 9 अगस्त 2026 को निलंबित कर दिया गया। क्विज में सवाल यह था कि अंग्रेजों से सबसे अधिक सजा पाने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, जिसके उत्तर में VD सावरकर का नाम था, जो बिल्कुल सही था। वामपंथी संगठनों और विपक्षी नेताओं ने इसे शैक्षणिक माहौल में गलत नैरेटिव सेट करने का प्रयास बता दिया, जबकि बीजेपी के नेताओं ने इस निलंबन की कड़ी निंदा की है। और बीजेपी का कहना है कि यह ऐतिहासिक तथ्य है और शिक्षक को केवल सच पढ़ाने के लिए सजा दी जा रही है। अब वीर सावरकर के योगदान के बारे में आपको बताते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारी, महान चिंतक और लेखक थे वीर सावरकर। उन्होंने भारत की आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया और समाज सुधार के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए।
वीर सावरकर को 1911 में ब्रिटिश सरकार ने 2 आजीवन डबल आजीवन कारावास यानी कुल 50 साल की कठोर काला पानी की सजा दी थी और उन्हें अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह की कुख्यात सेल्यूलर जेल भेजा गया था, जहां उन्होंने लगभग 10 वर्ष अत्यंत अमानवीय और भयानक परिस्थितियों में बिताए थे। आज भले वीर सावरकर के योगदान पर सवाल खड़ा किया जा रहा हो, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उन्होंने 1970 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया और 1980 के अपने प्रशस्ति पत्र में उन्हें भारत का महान सपूत बताया और उनके स्मारक के लिए निजी कोष से आर्थिक सहायता तक दी थी। जबकि कांग्रेस के नेता और मौजूदा जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, वो लगातार वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बयान देते रहे। उनके बयानों का मामला अदालत तक भी जा पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने तो अप्रैल 2025 में वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को कड़ी फटकार भी लगाई थी। तो जब यह विवाद बढ़ा है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। केरल भाजपा के नेता कुमारन राजशेखरन का कहना है कि हर पीढ़ी को इतिहास और सही इतिहास जानना चाहिए। In Kerala, this type of attitude of the CPM, Congress and Muslim League is very dangerous. So the coming up generation, that is students, they are the next generation. They should know the history as such. No such type of mixing of lie. It is not correct. वहीं सीपीएम के नेता डॉक्टर वी शिवदासन ने सावरकर के खिलाफ बोला। This Savarkar is very close to Godse and the RSS leadership. He cheated the entire national movement. Basically, his position is a biggest cheater of the Indian national movement. सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता विवेक नारायण से। तिरुवनंतपुरम से हमारे साथ विवेक नारायण जुड़ चुके हैं। विवेक, ये जो विवाद है, इसमें जिस तरह की कार्रवाई की गई है, वहां पर जो शिक्षा मंत्री हैं वो केरल सरकार में मुस्लिम लीग के कोटे से हैं, जहां तक मुझे याद है। तो शिक्षा मंत्री ने ये किस आधार पर फैसला ले लिया कि शिक्षक को इस तरह से, टीचर को सस्पेंड कर दिया एक सवाल, और वो भी सही सवाल पूछने पर? क्या पक्ष है सरकार का? हाँ, दैट्स राइट, बिल्कुल। ये कांग्रेस लेड केरलम गवर्नमेंट ने एक टीचर को इसलिए सस्पेंड कर दिया है क्योंकि वीर सावरकर को लेकर क्वेश्चन पेपर सिर्फ ने दिया है। तो इस मामले में बीजेपी ने एलिज किया है कि कांग्रेस में जमात इस्लामी का आइडियोलॉजी के सामने टोटल सरेंडर कर दिया है। तो इस विषय एक बहुत सीरियस विषय है। लास्ट वीक में एक क्वेश्चन पेपर सेट किया है एक क्विज कंपटीशन पर, और इस क्वेश्चन पेपर में बीजेपी ने एक क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन पूछता है, तो हु इज द फ्रीडम फाइटर हु हैज स्टेड इन द जेल फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इयर्स? तो आंसर इज वीर सावरकर। तो इस आंसर को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्वेश्चन किया है, और इस बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो चुका है। उसके बाद मुस्लिम लीग एजुकेशन मिनिस्टर एन शमशुद्दीन में एक डायरेक्टिव कर दिया है। तो उस डायरेक्टिव के बाद इस टीचर को सस्पेंड किया है। तो आफ्टर दैट द बीजेपी और युवा मोर्चा ने केरला कासरगोड तक एक मेगा प्रोटेस्ट हो चुका है। तो उस प्रोटेस्ट के बाद बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट राजीव चंद्रशेखर ने एक क्वेश्चन पूछता है, तो what is the mistake of this question, and what did that teacher actually do a mistake? So this is going to be a major issue in the coming days. Actually बीजेपी ने डिसाइड किया है। तो इस विषय में केरल में सब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में विरोध प्रदर्शन कर दिया है। तो एक बड़ा विषय है कि the issue, a question, it's not about the question, but it's about the person called Veer Savarkar. So that is particularly the reason. And बीजेपी ने इस विषय को एक नेशनल विषय तक विरोध प्रदर्शन करने को प्लान सेट किया है। तो इस इंडिपेंडेंस डे में बीजेपी ने इस विषय रेज किया है, और इस आइडियोलॉजी के सामने बीजेपी ने कहा है, तो कांग्रेस में टोटली जमात इस्लामी का आइडियोलॉजी को सामने की सरेंडर कर दिया है। ठीक, बिल्कुल जिस तरह से ये फैसला लिया गया उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये हमला बोलने का मौका मिला है।
आगे देखते हैं ये विवाद क्या रूप लेता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच विवेक नारायण जुड़ने के लिए। थिरुवनंतपुरम से हमारे संवाददाता विवेक नारायण जुड़े थे। अब बात करेंगे हिमाचल की, जहां एक बार फिर से शॉर्ट सर्किट हो गई है। कौन सी शॉर्ट सर्किट? शॉर्टकट वाली राजनीति से टैक्स का एक और बोझ बढ़ गया है। पहले रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में आज से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल महंगा हो गया। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर अनाथ एवं विधवा सेस लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियम 2005 की धारा 6A के तहत पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की पहली बिक्री पॉइंट ऑफ फर्स्ट सेल पर यह सेस लगा दिया जाएगा। तो सुक्खू सरकार के इस निर्णय के बाद राजधानी शिमला में पेट्रोल का दाम 102 रुपए 45 पैसे से बढ़कर 103 रुपए 5 पैसे हो जाएगा प्रति लीटर। प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में अनाथों एवं विधवाओं के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से इस सेस को मंजूरी दी थी। अब बड़ा सवाल तो यह है कि मंत्रिमंडल समिति आखिर यह फंड जनता पर टैक्स लगाकर क्यों वसूलती है? कुछ खर्चे कम करके भी फंड जुटाए जा सकते हैं। तो लोगों का कहना है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से मध्यम वर्ग और गरीब लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। पहले ही रोजमर्रा का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा होने से माल ढुलाई का किराया बढ़ सकता है और जब सामान ढोने वाले वाहनों के रेट बढ़ेंगे तो इसका असर तो बाजार में बिकने वाली रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ेगा और सबसे ज्यादा मार गरीब वर्ग पर ही पड़ेगा। तो बीजेपी ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर के बढ़ाने के निर्णय पर कहा कि सुक्खू सरकार की आर्थिक नीति का एक ही मूल मंत्र दिखाई दे रहा है, टैक्स बढ़ाओ, सेस लगाओ और जनता पर बोझ डालो। क्या टैक्स बढ़ाना सरकार की मजबूरी है? हिमाचल में कई टूरिस्ट प्लेस पर प्रवेश करने वाले बाहरी वाहनों से उनकी श्रेणी के अनुसार ग्रीन टैक्स वसूला जाता है। प्रशासन के अनुसार ग्रीन टैक्स की यह व्यवस्था लगातार लागू रहेगी। दोपहिया वाहन से 50, कार से 100, एसयूवी और एमयूवी से 300 और बस से 500 रुपए ग्रीन टैक्स लिए जाएंगे। यह शुल्क भरमौर में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के वाहनों पर भी लागू होगा। हिमाचल प्रदेश में मुफ्त योजनाओं और सब्सिडी के कारण राज्य सरकार पर भारी वित्तीय बोझ बढ़ गया है। राज्य की आर्थिक स्थिति लगातार कर्ज और घाटे के कारण चिंताजनक बनी हुई है, जिससे विकास कार्यों के लिए बजट सीमित हो गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस सरकार को अपने कर्मचारियों को सही समय पर सैलरी और पेंशन देने की समुचित व्यवस्था तक ना हो, वहां सैकड़ों में राजनीतिक पोस्ट बांटने की क्या मजबूरी हो सकती है? सबसे पहले आपको राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पक्ष सुनवा देते हैं। उनका कहना है कि फीस लंबे समय से नहीं बढ़ी है तो वो तो बढ़नी चाहिए। फीस वृद्धि ऐसे कि पिछले काफी सालों से नहीं हुई है, लेकिन फीस वृद्धि भी जेन्युइन होनी चाहिए कि कितने % बढ़नी चाहिए, उस बारे में मैं बात करूंगा। और ताकि जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से उनको देखना पड़ेगा। और निश्चित रूप से अगर शिक्षा संस्थानों को मेंटेन करना है, शिक्षा संस्थानों का स्टैंडर्ड अपग्रेड रखना है, तो हमें थोड़ा थोड़ा फीस वृद्धि करनी चाहिए। भाजपा हमलावर है। भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों ने टैक्स लगाकर जनता को लूटा है। एक तरफ राहुल गांधी आम आदमी की बात करते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राज्य आम आदमी को टैक्सों के जरिए चूस देते हैं, उनकी कमाई को कम कर देते हैं। दिस प्रूव्स दैट कांग्रेस की कटनी और करनी में फर्क है। राहुल गांधी ओनली खटाखट मॉडल इज टैक्स द पुअर, टैक्स द मिडिल क्लास, लूट देम एंड डू लाठी चार्ज ऑन द स्टूडेंट। सीधे जुड़ते हैं अपने सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी से इस खबर पर। विनोद जी, हम लोग पहले भी इस पर कई बार रिपोर्ट दिखा चुके हैं, कई बार खबरें कर चुके हैं। कभी टॉयलेट का टैक्स बढ़ा दिया गया, कभी बस में सामान लेकर के जाने पर उस पर टैक्स बढ़ा दिया, कभी टूरिस्ट वाला भी हम बता ही रहे थे। ये लगातार वही शॉर्ट सर्किट, उसी का असर हो रहा है जो कि सुक्खू सरकार लगातार जनता के ऊपर ट्रांसफर कर दे रही है। लालजी, ये पर्वतीय राज्य है और एक छोटा सा राज्य है जिसके रेवेन्यू के सोर्स बहुत कम होते हैं। टूरिज्म पे डिपेंडेंट ये स्टेट है और उस स्टेट की हालत ये है कि 1 लाख करोड़ का उसका जो है डेफिसिट ऊपर चला गया है। अब हालत ये है कि राज्य कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। कर्ज के बोझ से इतना दबा हुआ है कि आप ये देखिए कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि अपने सरकारी कर्मचारियों के सैलरी और पेंशन देना भी सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। तो अब इन सारी चीज़ों में अगर आप इन चीज़ों को देखिए तो सुक्खू सरकार के सामने में चैलेंज ये है कि या तो आप सोशल वेलफेयर स्कीम्स और सब्सिडी दें
या फिर राज्य के विकास के लिए कोई आप नई चीजों को डेवलपमेंट का खाका खींचे। इस हालत में सुखू सरकार अगर स्कीम जो भी नाम दे दे उसका, लेकिन उनके पीछे का मकसद होता है कि टैक्स बढ़ाना, अपना रेवेन्यू सोर्स बढ़ाना। कोई ये जो विधवा और अनाथ बच्चों का है, ये कोई ऐसा नहीं है कि नई चीज वो योजना में ला रहे हैं। सोशल फेयर स्कीम में डिपार्टमेंट का ये बहुत पुराना स्कीम है और काम हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप अपने विधायकों और मंत्रियों की सैलरी बढ़ाते हैं, आप हर डिपार्टमेंट में अपने एक सलाहकार को, पॉलिटिकल पोस्ट को क्रिएट करते हैं और उस पर लाखों रुपया खर्च करते हैं, तब ये सवाल उठेगा कि एक गरीब आदमी के पॉकेट से 1 रुपया आपको छीन के कितना आप इसको आप कमा लोगे और कितना रेवेन्यू जोड़ लोगे, ये हिमाचल सरकार को जरूर सोचना पड़ेगा। ये खटाखट वाला जो था ना, वो खटाखट का असर दिख रहा है कई राज्यों में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए आज के लिए अनुमति। नमस्कार।